जब जिंदगी के 50 साल पार हो जाते हैं तो शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं, मन की दिशा बदलती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी एक नए पड़ाव पर आ जाता है। ऐसे में सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह की आवश्यकता होती है, जिसे न सिर्फ दीर्घायु पाई जा सके बल्कि गुणवत्ता से भरपूर जिंदगी भी जी जा सके। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CM भगत, एक वरिष्ठ चिकित्सक और भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक। उन्होंने हजारों जिंदगियों को स्वास्थ्य और सशक्त जीवन का मार्गदर्शन दिखाया है। इस विशेष बातचीत में हम जानेंगे कि 50 की उम्र के बाद किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और किन बातों से बचना जरूरी है। नमस्कार सर, आपका स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी कि 50 साल के बाद, 50 की उम्र होने के समय कौन कौन सी जो बीमारी है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एज बीमारियों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि हमारी बॉडी वैसी हो जाती है। तो उसके बारे में बताइए। देखिए, एज जब 50 की होती है तो कई समस्याएं आती हैं, मेडिकल भी और मेंटल भी। मेंटल भी हम मेडिकल में ही लेते हैं कि आदमी की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और वो चेंज हो जाता है। मेडिकल डिजीजेस की चर्चा एक मैं मेंशन कर देता हूँ कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, बैक एक, पोस्चर प्रॉब्लम, कैटरैक्ट, सुनने की शक्ति, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, वो तो खैर आजकल बहुत पहले हो जाता है शुरू, और चाल में फर्क आना और एटीट्यूड की प्रॉब्लम होना। तो ये सब चीजें जो है ये एज के साथ साथ आती हैं। फिर एक सोच भी शुरू हो जाती है, आगे की चिंता कि भविष्य में मैं क्या करूंगा। तो वहां पे एक काफी फर्क आ जाता है। ये तो हो गया मेडिकल डिजीज के बारे में। फिर एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी साथ साथ आ जाते हैं जो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे हैंडल करना है। 50 के बाद, 60 के बाद जब आदमी रिटायर होता है, 60 के बाद या 65 के बाद, डिपेंड करता है किस तरह का जॉब है, तो अपने आप को कैसे बिजी रखना, एंगेज रखना। क्योंकि अगर बिजी नहीं रखेगा तो मेंटल इश्यूज आएंगे, आदमी को डिप्रेशन भी होगा, एजिटेशन भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती हैं। कैसा साथ होगा, कैसे वक्त बिताएंगे। अब इन सब चीजों को टैकल करने के लिए जो तैयारी है वो 50 के बाद शुरू हो जानी चाहिए। बाद में एकदम ये नहीं कि सडनली आज आप मैं रिटायर हुआ हूँ और आज मैं कुछ नया कर लूं, तो ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो उसमें एक पूरा चेंज करना पड़ता है। फिर इसके बाद 50 के बाद एक आ जाती है अलग समस्या, वो है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। जिन लोगों ने प्लानिंग किया है या जिन लोगों ने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम एक ही चीज बताता है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, लेकिन वो फाइनेंस को कैसे यूज करना है वो भी डिस्कस करना जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आज हम उसको भी डिस्कस करें। बिल्कुल। कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करें कि आदमी खुद परेशान ना हो, खुद उसमें दब ना जाए। तो इसी तरह फिर और भी कई चीजें हैं। बाकी हर एक के अपने अपने इंडिविजुअल परसेप्शंस होते हैं, पर्सनैलिटी होती है। तो आप जैसे डिस्कस करना चाहते हैं करिए। बीमारियों की लिस्ट तो मैंने आपको सबसे पहले बीमारी आपने बहुत सारी बताई, लेकिन जो एक कॉमन होता है कि आप जब यंग होते हैं तो नींद बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आप नींद के साथ मतलब ऐसा हो जाता है कि नींद कम आती है, रात को लेट सोते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। वो जो ड्यूरेशन होता है एक सोने का कि हमें 7-8 घंटे सोने चाहिए, वो कम होना क्यों शुरू हो जाता है, किन कारणों से शुरू होता है? देखिए, एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उससे फिर नींद अगर 5 या 6 घंटे भी हो जाती है तो काम चल जाता है। हमारे प्रधानमंत्री भी कितने घंटे सोते हैं, काम तो उनका भी चल रहा है और उनका क्या, देश को भी चला रहे हैं साथ में। तो ये इतने घंटों की जरूरत नहीं होती है कि आदमी 7 घंटे 8 घंटे की चिंता करे। ये एक 5 से 6 घंटे जितना आपको आराम से नींद आए। और इसमें इंटरप्शन भी होती है ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज की कुछ बीमारियां होती है, जैसे प्रोस्टेट का हो गया, तो आपको रात को यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है कई बार, तो नींद खराब होती है, फिर आदमी आकर सोने की आदत डालती है। ये नींद एक ऐसी चीज है जिसको जैसे आदत डाल लो वैसे हो जाती है। अब आदत डालना कई बार इतना आसान नहीं होता है, तो लेकिन टाइम क्या होता है कि एज के साथ आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स हो जाता है।
जबकि जवानी में ऐसा नहीं है। जवानी में तो जब आपको मौका लगता है, लेकिन कई लोग सोते ही हैं। ये तो है नहीं कि जो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वो लोग अपना इरेगुलर टाइम पे नहीं सोते? सोते हैं वो। अब उसके लिए फिर क्या है कि हमारे पास मेडिटेशन एक तरीका है कि आप फोकस करिए अपने आप को किसी भी एक चीज पे। अच्छा, मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ जरूरी है कि हम अर्ली मॉर्निंग ही मेडिटेशन करें? ये रात को सोने के लिए जो मेडिटेशन है, ये अर्ली मॉर्निंग में इसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। इसकी तो जरूरत पड़ेगी रात को सोने के टाइम पे। तो ये एक अलग टाइप का मेडिटेशन है। रात के समय अलग मेडिटेशन होता है, मॉर्निंग में अलग मेडिटेशन वो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक चीज पे फोकस करना है। फोकस करने का पर्पज ये है कि आप बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप अपने आप को बाकी चीजों से डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। वो ओवर पावरिंग होगी, वो इतनी नींद आएगी कि ओवर पावरिंग हो जाएगी, तो आप सो जाएंगे उसमें। अच्छा, सबसे अहम सवाल जो हमारा ये टॉपिक है वो ये है कि 50 के बाद हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए कि आगे जो एज है, जो एवरेज होती है, क्योंकि आदमी आजकल बहुत ज्यादा टेंशन, कार्डियक अरेस्ट जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, और अभी आपने अपने जवाब में कहा कि सबसे ज्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। सो किस तरीके से व्यक्ति को अपने लाइफ को या अपने जो जीवन शैली है उसको बनाना चाहिए कि आने वाला समय सिक्योर हो जाए, और वो एक जो कहते हैं ना चेंज, जैसे कि अब ऑफिस है तो सुबह उसे अर्ली मॉर्निंग उठना है, पूरे दिन काम करना है, फिर शाम को आना है, फिर सोना है, तो उसमें क्या चेंज लाना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगा फाइनेंस को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दीजिए। अगर आपको अपनी बाकी जिंदगी टाइम चुकानी है, हाँ, फाइनेंस को ठीक से बैलेंस करिए, वो जरूरी है। बैलेंस आपने बाकी पूछा कि क्या चेंजेस करने चाहिए। एक तो हार्ड फिजिकल एक्टिविटी। आपने देखा बड़े बड़े प्लेयर भी जो हैं वो 30-40 के बीच में रिटायर हो जाते हैं। जितने भी लॉन टेनिस के प्लेयर हैं या क्रिकेट के प्लेयर हैं, दैट मीन्स बॉडी की जो अडेप्टेबिलिटी है वो हैवी एक्सरसाइज के लिए उतनी नहीं रहती। तो आदमी को अपना जो एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसको थोड़ा सा माइल्ड कर लेना चाहिए, धीरे धीरे उसको नीचे ले आए, और ताकि बॉडी को दिक्कत नहीं हो। और इस सब के साथ ही ये जरूरी है कि आप एक्टिविटीज अपनी बरकरार रखिए। लेकिन मतलब ये एक्सरसाइज लेवल कम करने का मतलब ये नहीं कि आप एक्टिविटीज बंद कर दें। एक्टिविटीज तो आपको करनी है, और वो पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करिए, काम के साथ करिए, सुबह के टाइम करिए, रात को करिए, ये सब जरूरी है। अब इसमें एक्टिविटीज रात को नींद आने के लिए भी एक जरूरी है कि आप खाना जो है टाइम से खाएं, और उसके बाद 2-3 घंटे एक्टिव रहें। अब जब आप थक जाएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। एक हैबिट डालने वाली बात है। और आप कहेंगे आप खाना खा के, नींद तो आती है कई बार खाना खा के, लेकिन वो नींद अक्सर खुल जाती है थोड़ी देर बाद। जो खाना खा के इंस्टेंट में नींद आती है, थोड़े आधे घंटे में जो नींद आती है, हाँ, वो कई बार नींद खुल जाती है। पर अब कई लोगों को उसकी आदत है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी आदतें ही चेंज कर लो। बेसिकली वो नहीं होगा। किसी एक ने कहा, दूसरे ने चेंज कर लिया, इतना आसान नहीं है। कहने वाले के लिए आसान होता है, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाता है ऐसा। नहीं, लेकिन अगर व्यक्ति को ये पता चले कि अगर मैं चेंज कर लूं तो शायद मैं जिन परेशानियों को आगे फेस करूंगा उससे बच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही करना है। इसके बारे में पता होना कि हाँ, अगर मैं ये चीज नहीं करता हूं तो मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। देखिए, एक्टिविटीज में जो चेंज है इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एक्टिविटीज को अपनी एज के साथ ट्यून करिए। अब जैसे ड्राइविंग है, मैं कहूंगा कि 60 के बाद अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं रेगुलरली तो करिए। सडनली 60 के बाद ड्राइविंग शुरू कर दें और बढ़ा दें, नाइट ड्राइविंग कर दें, तो दिक्कत आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे। अच्छा, कारण कुछ भी हो सकता है। आपके रिफ्लेक्सेस स्लगिश हो जाते हैं एज के साथ, आपका विजन कमजोर हो जाता है कैटरेक्ट की वजह से, विजन चेंज भी होता है कि आपने अपने नंबर चेक करवाए कि नहीं करवाए वक्त के साथ। ये चेंज करना जरूरी होता है। और इसके अलावा अपनी जो, जैसे मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी, अब फिजिकल एक्टिविटी में वॉकिंग भी रखिए और बाकी बॉडी की एक्सरसाइज भी करिए। वॉकिंग तो आपको पैरों और हिप्स पे देगी ध्यान, बाकी बॉडी में आपको बैक का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी नेक का भी ध्यान रखना है। नहीं तो अक्सर ओल्ड एज में सर्वाइकल की बातें करने लग जाते हैं लोग। सर्वाइकल में क्या होता है कि नेक स्टिफ होगी और आपकी जो नर्व्स है हाथ की वो आपको डिस्टर्ब करती है, पेन होती है उसमें, ठीक है ना। तो नेक की एक्सरसाइज भी करनी है आपको, वो उसमें जोड़नी है अगर आपने पहले नहीं करते हो।
क्योंकि जिस दिन आपको ये समस्या शुरू होगी उस दिन फिर आप एक्सरसाइज करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे स्लो लेवल पे और उसको फिर इंक्रीज करते रहिए। एक्सरसाइज नेक की करिए, शोल्डर्स की करिए और बैक की करिए। बैक के मसल को स्ट्रेंथन करना जरूरी है, नहीं तो बढ़ती एज के साथ ऑस्टियोपोरोसिस जो एक समस्या आती है, बहुत ज्यादा, मैं स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन कर रहा हूँ, ये तंग करेगी और आपकी बैक एक बढ़ जाएगी, ये दिक्कत करती है। नी जॉइंट की बात मैंने पहले ही कही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉकिंग करेंगे तो नी जॉइंट की प्रॉब्लम आएगी। तो वॉकिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए, दिन में 3 बारी को में बांट दीजिए उसको, सुबह दोपहर और शाम। मतलब जितने स्टेप आप करते हैं कीजिए, लेकिन उसको टुकड़ों में कीजिए। हाँ, उसको टुकड़ों में करिए। कारण बताता हूँ कि जब आप लगातार किसी मसल जॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है लगातार दबाव से। और आप उसमें बीच बीच में पॉज देते हैं, आपने मान लीजिए एक 200 मीटर का चक्कर आप लगा रहे हैं, वो चक्कर आप 5 चक्कर लगा के 7 चक्कर लगा के आप रेस्ट कर लीजिए 10 मिनट और फिर उठकर फिर दोबारा शुरू कर लीजिए। इसने कहा कि एक ही बारी में 3 किलोमीटर चलना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जॉइंट जो है आपका घिस जाएगा और जब उसमें ब्लड सप्लाई कम होगी तो उसमें पेन भी आता हाँ, जो कहते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है। को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। ये कहना मैं कहूंगा गलत होगा कि आप सुबह उठे और एक ही बारे में 4 किलोमीटर की वॉक करके आ गए। बढ़ती एज के साथ मैं कहूंगा इस चीज को कंट्रोल करिए। रात की वॉक को अलग हिस्सा दीजिए, दोपहर को एक छोटी सी वॉक रखिए, सुबह एक वॉक रखिए। और जैसे मैं आज अभी का बताता हूँ कि मैं अभी सुबह से 3000 स्टेप्स कर चुका हूँ, शायद 3-3.5 अभी दोपहर को भी मैं हॉस्पिटल में उठूंगा और एक राउंड लूंगा, तो 1000, 1200-1500 स्टेप वहां जाएंगे। फिर शाम को थोड़ी एक्टिविटी होती है और रात को खाना खाने के बाद मैं 2-2,500 स्टेप्स करता हूँ। यानी कि टोटल 10,000 आप कंप्लीट करते हैं? 8 to 10,000 कर लेता हूँ मैं किसी, जो जरूरी है। जरूरी तो मैं कहूंगा कि 6 to 7,000 है। 8 to 10,000 जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर हर एक की अपनी बॉडी है। कईयों को देखिए 4 पराठे खाने के बाद भी वेट गेन नहीं होता, और कई देख लें तो वेट गेन हो जाता है। सही कहा कि देख लो तो वेट गेन हो जाता है। तो हर एक बाकी वी डोंट हैव टू कॉपी एनीबॉडी, वी हैव टू सी दैट हमें क्या सूट करता है। हमें फ्रूट सूट करते हैं, हमें वेज फूड सूट करता है, हमें नॉन वेज करता है, तो हमें ट्रायल लेना पड़ेगा ना, हमें चेक करना पड़ेगा। आपको ट्रायल लेने की तो उम्र निकल गई, ट्रायल तो हमने 50 साल तक ले लिए सारे। अब आपको उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। क्या हमें ये फॉलो करना है, ये डाइट अपना बनाना चाहिए, ये डाइट अपने हिसाब से चलना चाहिए जी। अच्छा, अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये कहूंगा यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करना है, आप अपनी बॉडी को खुद फॉलो करिए। अच्छा, देखिए मत, मतलब सोशल मीडिया के देखिए, आपसे देखिए, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज लर्निंग एंड वन इज नॉलेज। लर्निंग तो आपने 50 लोगों की बातें सुन के आपने समझ लिया, ये सीख लिया। आपकी नॉलेज आपको क्या समझाती है, आपको इंटरप्रेट करना सिखाती है कि नहीं उसको, वहां पे आपका ज्ञान आता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ज्ञान, ये जो ज्ञान है ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मैंने उसके वीडियो देखे जिसको 1 लाख लोगों ने देखा है, 2 लाख लोगों ने देखा है, अरे भाई तुम्हें नहीं सूट करता तुम उसको अप्लाई मत करना, दिक्कत आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि सर्वाइकल की एक्सरसाइज करने की, हम बात कर रहे थे बैक की एक्सरसाइज करने की। अब मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पे आता हूँ, वो है शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज। अच्छा। बढ़ती एज के साथ शोल्डर्स जो हैं वो नीचे आने लग जाते हैं और ये कमजोर हो जाते हैं। मेरे नहीं हुए, कारण है कि वेट्स करता हूं मैं रेगुलरली, उठाना। हाँ, शोल्डर की एक्सरसाइज बहुत सारी है, एक नहीं है। खाली वेट खाली उठाने से नहीं होता है, शोल्डर हग है, शोल्डर रोटेशन है, शोल्डर स्ट्रेचिंग है, बेंड करना है, इधर करना है, कई चीजें हैं, तो आपको रेगुलरली करना है। क्योंकि अगर आप कंधे सीधे करके आप बैठोगे या चलोगे या खड़े भी होगे तो आपको कोई ज्यादा उम्र का नहीं कहेगा, और आपके कंधे ऐसे होंगे तो कोई भी आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस नहीं होगा। तो कंधे तो हमारे खुद के लाइफस्टाइल पर भी तो डिपेंड करता है। हम कई लोग बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस होके बैठते, कई लोग बहुत स्ट्रेट होकर के कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ, अब उसका भी इलाज आ गया, बड़ा अच्छा इलाज आया, उसको बताऊंगा मैं। अच्छा, ठीक है ना, तो वो हमारे किसी और सेशन और किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे आप। अच्छा, नहीं यहीं पे रखा है, मैं बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम उसको भी ऐड करते हैं। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे ये शोल्डर का एक्सरसाइज मैं बार बार हर सेशन में मैंने बोला है कि मस्ट फोकस ऑन योर बैक, मस्ट फोकस ऑन योर गेट। आपका जो स्पाइन सीधा रहना चाहिए, अगर उसमें दर्द नहीं है, दर्द है तो उसका इलाज कराइए,
और शोल्डर्स को जरा चौड़ा करके रखिए, क्योंकि ये जो शोल्डर्स की चौड़ाई है ना जो आपकी, और पीछे रहना ये जरूरी है। और ये आजकल के बच्चे जो कंप्यूटर पे 10-10 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी, कंधों की प्रॉब्लम आएगी, बैक की प्रॉब्लम आएगी, स्टमक भी बाहर निकलने लगता है। स्टमक तो खैर ये लोग बहुत कम खाते हैं। मैंने कंप्यूटर पे काम करने वाले मोटे कम देखे हैं। कंप्यूटर पे काम करने वाले मोटे कम होते हैं, वो तो कम देखे हैं, होते कम है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कम देखे हैं। शायद वो जिम वगैरह जा जो कि अपने आप को फिट रखते हैं। हाँ, उन्हें पता होगा कि और उन्हें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत है। शायद। अच्छा, ये बताइए कि मैंने कई लोगों को देखा है कि 70 के बाद भी, अभी आपने कहा कि एज जो है वो विजन वगैरह कमजोर कर देता है, आप देख नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते, और बहुत सारी चीजें वीक होने लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा 70 अबव होने के बाद भी उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मतलब सुनाई बहुत क्लियर दे रहा है, उन्हें दिखाई सब कुछ सही दे रहा है। ये किस वजह से होता है? देखिए, ये आपने देखा या उनसे पूछा? चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने देखा, हमने बात भी की, पूछा भी। मैं समझाता हूँ इसको। कई लोगों की आईज नेचुरली अच्छी होती है, अच्छी बातें अच्छी होती है। कई लोगों को एज के साथ कैटरेक्ट होता है, जो डायबिटिक है उनका कैटरेक्ट ज्यादा होता है। इसी बात में मैंने ये भी बता दिया कि जो डायबिटिक है उनका कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है। अच्छा। और जब कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, आजकल जो मॉडर्न सर्जरी है, जो पहले वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग पे पट्टी बांध के घूमते रहते थे, तो मॉडर्न सर्जरी नए नए लेंस आ गए हैं। तो मान लीजिए जिसके चश्मा भी लगा है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो जब उसके लेंस डाला जाता है तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जब कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद उसका जो विजन आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस विजन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तभी मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि उन्होंने आपको बताया, आपने देखा कि आदमी 70 75 80 का हो गया है, हाँ। और ये चश्मा नहीं डाल रहा है। ऑब्वियसली जब उसका विजन नॉर्मल हो गया तो चश्मा क्यों डालेगा? मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास चश्मा है, लेकिन इस चश्मे का ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्मल 0 है, और जो नीचे का हिस्सा वो पढ़ने के लिए मुझे उसमें चाहिए होता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी में के बाद अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी कई लेंस आ गए जिसमें ऊपर का नंबर अलग होता है, नीचे का अलग होता है। तो बहुत रेयर होगा कि मतलब 80 अबव लोगों को का जो विजन है वो स्ट्रांग हो। कहीं ना कहीं देखिए, कैटरेक्ट की सर्जरी जब करा लेते हैं तो उसके बाद लाइफ बेटर हो जाती है। और मैं यही कहूंगा कि जो करा सकते हैं करवा ले, पोस्टपोन नहीं करें, क्योंकि कैटरेक्ट इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अच्छा। तो अब इसको लोग पोस्टपोन क्यों करते हैं? फैसिलिटीज नहीं है। अब इस चक्कर में बड़े बड़े सेंटर भी खोले गए हैं, गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स बनाई हैं, इंकरेज भी करते हैं। एक चित्रकूट में है सदगुरु का आश्रम, पता नहीं कितने लाख सर्जरी उन्होंने अपने पूरे एरिया से ही कैटरेक्ट वाइप आउट कर दिया, तो दूर दूर से लोग आते हैं। इस तरह साउथ में एक है, तो बहुत बड़ा सेंटर है। इसी तरह एक इधर यूपी में है एक सेंटर। तो ये सेंटर से लोगों ने बहुत बड़े काम किए हैं, रोज की सैकड़ों सर्जरीज करते हैं, और कैटरेक्ट करा लेना चाहिए। इट्स वेरी सेफ सर्जरी। अखबार में एक आध न्यूज को लेके हंगामा जो कर देते हैं, वो थोड़ा सा कई बार पॉइंट आउट तो करना चाहिए। जिनका विजन कमजोर है उन्हें चले जाना चाहिए, करवा लेना चाहिए। जिनको कैटरेक्ट है, अच्छा, जिनको कैटरेक्ट है करवा लेना चाहिए, उसके बाद विजन ना जाए। मेरा नंबर मैं आपको बताऊं, एक स्टेज पे 10 के आसपास था, और अभी? आज मैं आपसे, अब मेरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मैं तो जिस दिन कैटरेक्ट की झलक दिखी मुझे, नहीं आपने भी कराया? हाँ, मैंने करा ली सर्जरी। तभी तो 10 नंबर गैप हो गया। अच्छा, तो ये आप सलाह भी दे रहे हैं कि जिसको है वो जाकर के करा ले। जिस आदमी ने, मेरा देखिए नंबर जो चश्मे का था वो मैं करीब 8 साल का था तब से है। 8 साल से कम एज में होने की वजह, वो फैमिली का होगा या कुछ भी वजह नहीं होगी, जेनेटिक भी हो जाता है, जेनेटिक भी होता है, फैमिली भी होता है। तो आप सोचिए, जिस आदमी ने 8 साल से लेके 60 साल तक चश्मा डाला, जिस दिन उसका चश्मा उतर गया और विजन बिल्कुल नॉर्मल है जैसे मेरा अभी है, तो क्या वो आदमी डांस नहीं करेगा? करेगा। बहुत ज्यादा करेगा। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहूंगी कि 50 के बाद कौन कौन से टेस्ट करवाने बहुत जरूरी होते हैं और क्यों जरूरी है वो टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसका जवाब आराम से देता हूँ, एक एक स्टेप करके। हम बॉडी के सारे हिस्से को लेते हैं। बढ़ती एज के साथ टेस्ट करवाने जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये टेस्ट, कुछ टेस्ट फीमेल्स के लिए अलग हैं और मेल्स के लिए कुछ कॉमन है दोनों के लिए। अच्छा, अब पहले फीमेल्स का ले लेते हैं।
फीमेल्स में एक तो मैमोग्राफी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और ब्रेस्ट कैंसर टोटली क्योरेबल भी है। तो अगर खेल रह जाता है अर्ली डिटेक्शन का, जल्दी पकड़ में आने वाली बात है मैमोग्राफी। अच्छा, ठीक है ना। तो ये रिकमेंड, ये कितने तक का टेस्ट हो जाता है? ये एक्सरे है 1500 के आसपास होता है मेरे को। तो आपके हॉस्पिटल में है? मेरे यहाँ मैमोग्राफी नहीं है। आपके यहाँ नहीं मेरे यहाँ मैमोग्राफी नहीं रखी है मैंने, क्योंकि स्पेशलाइज्ड है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उन्हीं के यहाँ ठीक रहता है, या बहुत बड़े हॉस्पिटलों में। अच्छा। तो ये बेसिकली, तो ये वाला टेस्ट 50 के बाद कराना चाहिए या पहले? 35 के बाद करा लेना चाहिए। एक पीरियड है, अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट या जो फैमिली फिजिशियन उससे रेगुलर टच में रहिए, और एक ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो सीखे। कि उसमें हथेली से ना आदमी चेक करता है कि कहीं कोई गांठ जैसे कोई गांठ महसूस होती है, जाके चेक करा लें, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका 100% क्योर है, प्रोवाइडेड टाइम से एक्शन शुरू हो। अगर पहले पता चल जाए बचा जा सकता है। मैं बहुत इस पर जोर दे रहा हूँ। फिर लेडीज में दूसरा आ जाता है सर्वाइकल कैंसर। तो अगर मेंसेस रुकने के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू होती है किसी वक्त भी, या इवन अदरवाइज मेंसेस के बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो उसकी जांच कराना जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर दोनों में होने के चांसेस रहते हैं। तो ये उसकी जांच कराना जरूरी है, गायनेकोलॉजिस्ट करती है। पीसीओडी और पीसीओएस, जो पीसीओडी तो एक अलग चीज है। जिन महिलाओं को ज्यादातर पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, क्या उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? सर्वाइकल कैंसर देखिए किसी को भी हो सकता है, उसके लिए एक वैक्सीन भी है जो यंग एज में लगती है, पर जिन्होंने 30 साल तक नहीं लगवाई उसके बाद लगाने का फायदा होता नहीं है। अच्छा, 30 से पहले लगवा लेना चाहिए? नहीं, उससे पहले, ये एक्टिव सेक्स लाइफ से पहले। ओके। यानी कि जो अभी बच्चे जैसे 14-15 के आसपास, हाँ, उनको 14, 15, 18 से पहले ये उनको है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है ये। अच्छा। तो वो उसको वैक्सीन लगवाते हैं। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन के 1-2 ब्रांड्स पे आते हैं, तो नाम ब्रांड का नहीं बताऊंगा, पर ये एक वैक्सीन है और ये गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके लगवा ली जाए। ये ज्यादा कॉस्टली तो नहीं होता? थोड़ी महंगी है ये, समथिंग कितने इतनी है। अब जब आई थी तो 4000 की थी, अभी मेरे कल 1200-1500 की हो गई शायद। ओके, नहीं लेकिन अगर लाइफ सेविंग है और सर्वाइकल कैंसर जैसे बड़ी बीमारी, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है कि कोई नहीं चाहता कि उसे हो, ठीक है ना। तो इससे बचाव होता है, पर 100% आदमी कहेगी नहीं होगा ये है। तो क्योंकि ये वायरस है जिसकी से ये एसोसिएट किया गया है, तो वो वायरस को कंट्रोल करती है। तो ये हम आगे चलते हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत लंबी लिस्ट है। ये हो गया। बाकी डायबिटीज के लिए रेगुलर शुगर का चेकअप कराना है, बीपी रेगुलर चेकअप कराना है, कैटरेक्ट डेली करना चाहिए? नहीं, डेली नहीं, लेकिन बीपी जो है दिन में 3 टाइम का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि मशीन खरीद के रख लो अपने पास? तो जरूरी नहीं है खरीद के रख लो, वो भी ठीक है, पर उनकी नॉर्मल लेवल पे एक्यूरेसी ठीक होती है। तो सुबह का एक रीडिंग होती है, एक दोपहर की होती है, रात को होनी चाहिए। आफ्टर 50? हाँ, आफ्टर 50 कह लो, आफ्टर 40 कह लो। इसी तरह शुगर भी जो है वो ये भी कि खाली फास्टिंग चेक किया है, बीपी चेक करना जरूरी भी है, और अलग अलग खाने का। उसके अलावा HbA1c टेस्ट कराना जरूरी है। HbA1c ये 6 महीने में एक बार टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल हो, लेकिन आपका HbA1c ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका खाने में या तो डाइट इस तरह की है, तो आपकी शुगर बढ़ रही है बीच में काफी ज्यादा, जिससे HbA1c एक जनरल लेवल देता है कि आपकी शुगर कितनी जा रही है। इसके अलावा आपको जो टेस्ट कराने हैं वो एक शुगर से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी, जैसे एज बढ़ती है तो क्या मीठा कंट्रोल कर देना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, या कुछ लोग बहुत मीठे के शौकीन होते हैं? कि आपको अगर तकलीफ है तो कंट्रोल करिए, और नहीं और है तो शुगर बढ़ी हुई है तो कंट्रोल करना जरूरी है, और नहीं तो जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरत है, एंजॉय करिए लाइफ। नहीं, कई लोग कहते हैं नहीं शुगर हो जाएगा। मैं एक देखिए, आपकी एज बढ़ गई, आप 60 के हो गए, आपको शुगर नहीं हुई, तो आप जरूरत से ज्यादा बंदिशें लगाने के मैं अगेंस्ट हूँ शुरू से, कि आदमी को अपनी जिंदगी जीनी है, जो अच्छा लगता है वो करे। अगर उसे पसंद है तो वो इसलिए ना करे कि मेरे को शुगर हो जाएगा तो मैं नहीं खाऊं। किसी यूट्यूब वाले ने उसको डरा दिया और वो डर के मारे खाना बंद कर दे, तो ये गलत है। देखिए, कल भी मैं टीवी पे देख रहा था, एक एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ, और यूएसए में भी एक एक्सीडेंट हुआ। वो जो एक एक्सपर्ट बैठा था,
कहता है जब इंडिया में एक्सीडेंट हुआ तो आधे घंटे के अंदर 1500 यूट्यूबर ने कंटेंट लोड कर दिया, सब ज्ञानी बन गए, सब एयरलाइंस के एक्सपर्ट बन गए। और यूएसए में एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने नहीं डाला। ये थोड़ी सी एक समस्या पैदा हो गई हमारे यहाँ ना, यूट्यूबर करके जो है कि क्या आधे घंटे के अंदर इतनी न्यूज, इतना मटेरियल डिग आउट करके इधर उधर से अपने सब एक्सपर्ट बन गए। हो जाता है इससे, हैवक पैदा हो जाता है व्यक्ति के अंदर। होता ही है, ये आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ना। अब हुआ क्या, पायलट्स बड़ी प्रोटेस्ट कर रही है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप आने दीजिए, इंक्वायरी होने दीजिए। इसी डेथ हुई है, सीरियस इशू है, पूरा प्लेन क्रैश हो गया, बहुत सीरियस इशू है, सबके लॉसेज हुए हैं, कंपनी ने करोड़ों रुपए में पेमेंट किया है, लॉस उनका भी हुआ है, उनके पायलट्स गए हैं, पायलट्स की डेथ हुई है, एयर होस्टेस की डेथ हुई है। तो आप एक हैवक क्रिएट नहीं करिए, आप तो भूल जाओगे थोड़े दिन बाद। जो उसकी फैमिली को साइकोलॉजिकल टेंशन होंगी वो कौन झेलेगा? तो वन हैज टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली। मैं यही कहूंगा, मैं थोड़ा सा यूट्यूबर्स के अगेंस्ट इसलिए हो गया हूँ कि दे डोंट एक्ट रेस्पॉन्सिबली, दे वांट टू जस्ट हैव देयर ऑडियंस। अब वो ऑडियंस करने के चक्कर में कई बार ना उल्टी सीधी मसाले, अनवेरीफाइड न्यूज। अब वो एक एग्जांपल मैं पहले भी शायद दे चुका हूँ कि स्कूल बस का यहाँ से कोई कॉलोनी से निकली और एक्सीडेंट हो गया, अब किसी न्यूज चैनल में चला गया, अब वो एक से सब में फैल गया, अब वो हेडलाइंस बन गई थोड़ी देर में, 10 बच्चे मर गए, 12 मर गए, 15 मर गए, ये मर गया, सब पता नहीं, सबके फिगर अलग लगती है हर चैनल पे। अब पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा? पेरेंट्स तो परेशान। अरे जिंदा मार दिया आपने उनको कि तुम्हारा बच्चा मर गया, उसको बस में 25-30 तो सारे बच्चे थे, अब बाद में बच्चा एक नहीं मरा था, एक या शायद एक मरा था, एक या दो। तो आप थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली एवरीबॉडी शुड एक्ट बिना किसी ठोस सबूत के, या मतलब एक आपके पास साक्ष्य होना चाहिए कि नहीं आप देख रहे हैं कि हाँ ये मरा है, तो आप बोले कि हाँ ये मर गया, अदरवाइज नहीं। मैं तो फेसबुक पे भी अगर कई बार देखते हैं तो ऐसा ही पता चलता है कि जो व्यक्ति नहीं मरा उसका भी वो छाप के और कर देते हैं, फिर अगले दिन करेक्शन छोटी सी डाल देते हैं, चलो छोड़ो उसको, हम आ जाते हैं अपने मेडिकल उसमें कि शुगर की बात हो गई, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, अब हम सीरियस इश्यूज पे आ जाते हैं। मेल्स को प्रोस्टेट के लिए चेक कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, 5 साल में एक बारी या 2 साल में एक बारी अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए, प्रोस्टेट के लिए अल्ट्रासाउंड कराइए, ठीक है। अच्छा। और बोन डायस्टोमेट्री करा लीजिए अगर आपको बैकएक रहती है। और बैकएक होने की सबसे ज्यादा, क्योंकि फीमेल्स में तो वेट और बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस, और या कई बार स्ट्रेन हो जाता है, अच्छा, ठीक है ना, या वेट लिफ्टिंग का तरीका ठीक नहीं है। हाँ। और ये वेट लिफ्टिंग वाला मिस्टेक तो सब कोई करते हैं। आप कभी ट्रेन में गए हैं, रात को सोते हैं, चप्पल रखते हैं नीचे रख के, थोड़ी सरक जाती है, सुबह आप उठते हैं, फिर आप झुकते हैं, फिर आप बल खाते हैं और वो चप्पल नीचे से उठने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसमें स्पाइन क्या होता है ना, ट्विस्ट होके और वो डिस्क उसकी बाहर आ जाती है। अच्छा, तो वैसे डाउन नहीं होना चाहिए। बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग इज अ वेरी डेंजरस मूवमेंट। ओके, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हर स्टेज पे ध्यान रखना है, बेंड कर रहे हैं, हम कैसे लिफ्ट करना है, स्पाइन पे अपने किस तरीके का असर डाल रहे हैं। हर चीज को इज्जत देनी पड़ती है। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सबको रिस्पेक्ट की जरूरत है। रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमें ज्यादा अच्छी लाइफ देंगे। तो इसके बाद हम और आगे आ जाते हैं कि सीए कोलन का इंसिडेंस भी है और देर से डायग्नोस होता है, लेकिन होता है। सीए कोलन, तो हाँ, सीए कोलन, हाँ, सीए कोलन के लिए आपको स्टूल का टेस्ट कराना है ऑकल्ट ब्लड के लिए। ये 2 साल में 1 साल में एक बार करा दीजिए, बड़ा सस्ता टेस्ट है। कितने तक का हो जाता है? 100 रुपए का होगा। तो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है? ये तो हर लैब में होगा। अच्छा, स्टूल फॉर ऑकल्ट टेस्ट, ठीक है ना। तो ये टेस्ट कराना जरूरी है कि कोलन, और फिर अगर कभी सडनली अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो आपको बताएगा कि कैसे, कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। ब्लड टेस्ट भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक्सरे भी होता है, एक्सरे टेस्ट भी कराएगा, पीएसए भी कराएगा, एग्जामिन भी करेगा, एंडोस्कोपी भी कराएगा। तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस इन एनीबॉडी, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग इन एनीबॉडी, खांसी में ब्लड आ गया है, चेक कराना है।
तो इस तरह ये जरूरी है। खांसी में और स्टूल में ब्लड आ गया है, नोज, कई बार मैंने ये देखा है कि नोज में तो मैं इतना नहीं कहूँगा। नहीं, खांसते हुए नाक और मुंह से खून आना, वो किस वजह से होता है? कई बार मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा होते हुए। देखिए ये एपिस्टेक्सिस होता है कई बार तो, और वो सॉरी ड्राई वेदर में ज्यादा होता है। ड्राई वेदर में? हाँ, ड्राई वेदर में ज्यादा होता है। नोज पिकिंग से होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जिनका बीपी हाई होता है उनमें भी हो जाता है। बीपी हाई वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज की। लेकिन ड्राई नोज से भी होता है। बचपन में जब ये टीनेज एज में होता है तो वो वेसल्स होती है थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, तो बच्चा जब नाक में उंगली करता है तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या अच्छा। ड्राई क्रस्ट बन जाती है तो हो जाती है। तो कई कारण है, इसलिए डॉक्टर ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होती नहीं, इसमें सीरियसनेस नहीं है। पर अगर देखिए अब 50 की एज में अगर किसी को ब्लीडिंग हुई है तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इससे इंडिकेशन। हाँ, बाकी इसके अलावा अगर एक रेगुलर ब्लीडिंग है, पीछे से मुंह में भी आ रही है तो फिर ENT सर्जन जांच करेगा कि अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बढ़ती एज के साथ ट्यूमर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कैंसर की। अच्छा। लेकिन उसके लिए पैनिक नहीं करना है, आपने जांच कराए और लाइफ को एंजॉय करें। ट्यूमर को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट इम्पोर्टेंट है? डिपेंड करता है कहाँ का है। ENT वाला ENT देखेगा, और स्किन वाला स्किन देखेगा, पेट वाला सर्जन देखेगा, गायनी वाला गायनी देखेगा। नहीं, लेकिन हमें फर्स्ट स्टेज पे ही पहले ही पता चले कि हाँ हम फैमिली फिजिशियन के पास जाके या जो आपका स्पेशलिस्ट है उसको जाके दिखाइए। वो इसमें जरूरी कोई है। गूगल सर्च की जरूरत नहीं है। इसमें आदमी जो मैंने बताया ना, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी एरिया अनएक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, हाँ, और वेट गेन या होना, कोई स्वेलिंग, वेट गेन होना तो अलग चीज है। उससे वेट कोई गेन प्रॉब्लम नहीं कैंसर से जल्दी वेट गेन नहीं होता है। अच्छा। हाँ, आपका किडनी खराब है, साल्ट रिटेंशन होने लग जाएगा तो बॉडी फूल जाएगी, वो Okay. एक वेट गेन होता है, पर वो हेल्दी वेट गेन नहीं है। हेल्दी वेट गेन और चीज है, ये अनहेल्दी वेट गेन है। क्योंकि जब उस स्टेज में आता है तो आदमी बड़ा सिक सा लगता है, शक्ल से सिक लगता है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये तो हो गया जो टेस्ट हमें ओल्ड एज में कराने हैं रेगुलरली, ठीक है ना। स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट के लिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, CA सर्विक्स के या ओवेरी के या उसके एंडोमेट्रियम के मेलिग्नेंसी के टेस्ट कराने हैं, ये ओल्ड एज में कराने जरूरी होते हैं। और आदमी रेगुलरली करा ले, इनको नहीं कराएगा तो दिक्कत आती है बाद में। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए इस उम्र में मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे को हमेशा दिमाग में रहता है कि एक तो आदमी को बिजी रखना चाहिए, किसी भी एज में हो। हाँ, आदमी को बिजी रखना चाहिए, दोस्त बना के रखिए। अक्सर आदमी ना काम में इतना बिजी है, दोस्त बिजी आता है। दोस्त जरूरी है, दोस्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जो साथी है, हो सकता है आपका साथ पूरा दे, हो सकता है परिवार के बाकी कामों में बिजी हो, या आप पहले रिटायर हो गए और साथी अगर काम कर रहा था वो बाद में। तो ये आदमी को अपना एक दूसरा है, अपनी हॉबीज बना के रखे। जो आपकी हॉबीज थी, कभी आपने उनको छोड़ दिया, जैसे पेंटिंग करते हैं दोबारा से शुरू कर दिए, उसे जिंदा कर लो। हाँ, उनको जिंदा करिए। अगर आप कविता लिखते थे तो दोबारा लिखने शुरू, अगर आप गाते थे तो गाइए, अगर आप डांस करने का थोड़ा सा शौक रखते डांस करिए, घूमने का शौक रखते थे घूमने, गार्डनिंग करते थे गार्डनिंग करिए, इतने शौक है, फोटोग्राफी करते थे फोटोग्राफी करिए, जो दिल करे वो जो कीजिए। दिल करे करिए। अपने आप को बिजी रखिए, पैसे के लिए नहीं कर रही। जो आपके शौक है वो पैसे के लिए नहीं होते हैं, शौक आपकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए है। और किताब लिख लीजिए, और कुछ नहीं तो मेमोरीज अपनी लिख लीजिए कि आपने क्या क्या किया। आजकल तो लोग एक और भी करने लगे कि रिटायरमेंट के बाद अपने साथियों के पुराने कच्चे चिट्ठे खोल के रख देते, किताब में छाप देते हैं। तो वो भी कर सकते हैं। जो साथी चले गए हैं वो अगर किताब का पता चले तो वापस आ जाएंगे। मैं ये कहूंगा जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है उसके अगेंस्ट बिना वेरीफाई के रिपोर्ट नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पसंद है आपने लिख दी, इट्स नॉट राइट। किताब कई बार किताबें देखिए इसलिए टाइटल दिए जाते हैं कि वो बिके, आपको मालूम ही है कि, और फिर उनको बेचने के लिए होता है। अब हाँ, एक मैं और कहूँगा ओल्ड एज में कि कुछ लोग एक शौक बना लेते हैं रिटायरमेंट के बाद या 50, 55, 60 के बाद शिकायतें करना। बच्चों की नहीं, किसी की भी, सोसाइटी में किसी की भी शिकायत। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट्स भेजते रहते हैं लोगों की। ये भी लोगों ने कुछ ने शौक बनाया, मुझे मालूम है।
बट और एक थैला लेके चलते हैं, देखो मैंने इसकी शिकायत की, मैंने ये काम रुकवा दिया, मैंने वो रुकवा दिया। नाउ दिस इज ए नेगेटिव एक्टिविटी। नेगेटिव एक्टिविटी आपके दिमाग को सुकून नहीं देगी कभी भी। तो काम वो करें जिससे जो कि पॉजिटिव हो, आप किसी की मदद करिए, आप किसी को सपोर्ट करिए। काम सोसाइटी में इतने काम करने को है कि आप सोच नहीं सकते। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल छोड़ के आना। देखिए अब बहुत सारी लेबर, हमारे जो स्कूल चलते हैं गोदोली के, एक समस्या है कि बच्चों को घर से स्कूल कौन लेकर हो जाए, निकालना जरूरी है घर से। अब ये भी एक छोटा सा काम है। और स्कूल जब खत्म होता है तो उनको घर छोड़ने के नॉन प्रॉफिट काम है। आपको आपकी वॉक की सैर भी हो जाएगी और आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पेंटिंग सिखाइए, बच्चों को गार्डनिंग सिखाइए, बच्चों को पौधों में एंगेज रखिए, बच्चों को एक्सकर्शन पे ले जाइए। क्योंकि देयर इज एंडलेस लिमिट। एक सोच की बात है कि क्या हमको हर चीज में प्रॉफिट देखना है या बिना प्रॉफिट के भी हम सोच सकते हैं, और क्या हमें सेल्फिश अपना एटीट्यूड रखना है। अब कई लोग अपना बहुत भी रखते हैं, लंगर लगाए रखते हैं, लेकिन सड़क किनारे नहीं लगाइए प्लीज, वो थोड़ा गंदगी ज्यादा डाल देते हैं, मुश्किल कर देते हैं, और पत्थर खिला देंगे और ये वो, और उन लोगों को खिलाने का फायदा क्या जो वैसे खाना खा लेंगे। तो लंगर इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं तो सड़क पे जब गंदगी देखता हूँ, पहली समस्या तो मुझे दूर से दिख जाती है, आधा किलोमीटर से, कि आगे ट्रैफिक जाम है, इसलिए कि कोई लंगर या कोई वो शिविर लगा के बैठा है और वहां पे ट्रैफिक रोक के लोगों को जबरदस्ती पानी पिला रहा है। अब मेरा तो आधा घंटा देखिए ट्रैफिक जाम हुआ, मैं परेशान हुआ ना। हमारे लिए तो दिक्कत हो गई। तो वो काम वो करिए जो सोसाइटी के लिए रियली पॉजिटिव हो, और कुछ नहीं तो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे लोग डोनेशन देना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं देते कि दे आर नॉट श्योर कि जो वो दे रहे हैं क्या वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। Exactly. ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो ये भी है। तो हम बात कर रहे थे कि ओल्ड एज में और क्या करना चाहिए, घूमने की बात खुशी, हाँ, कि ताकि वो अपनी खुशी को बरकरार रखे। व्यक्ति अगर खुश रहेगा तो वो बीमार कम पड़ेगा। लाइफ को यूजफुल समझे अपने लिए और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, अभी जितनी भी बीमारी आपने बताई, कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, इस वजह से वो बीमार हो रहा है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद को खुश रखें। बिल्कुल। अगर आप खुद के लिए सोचें, स्टे एंगेज्ड व्यक्ति। और ये भी मैंने देखा है कि व्यक्ति करता रहता है, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी उनके बच्चों के लिए, वो करे जा रहा है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और खुद पर ध्यान नहीं देता। पेरेंट्स ज्यादातर ऐसा करते हैं आज के समय में भी। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि चलो हमने अपने बच्चों की लाइफ बना दी, अब हम उनके बच्चों की बना देते हैं। तो ये चीज भी इम्पैक्ट डालती है। देखिए बच्चे का वाला जो इश्यू आपने रेज किया ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं चाहूंगा हम कभी अलग सेशन में लें इसको, कि आपने बच्चों के लिए किया है, करते हैं, हर माँ बाप चाहता है, हर जानवर चाहता है, माँ बाप नहीं हर जानवर चाहता है ये। लेकिन आदमी क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। और जब अब अपनी एज बढ़ गई है तो बच्चा तो चिड़िया की तरह होता है, घरौंदे से उड़ जाता है, घरौंदा खाली हो जाता है। जब घरौंदा खाली हो जाती है तो आप परेशान होते हैं। तो उतना ही इन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ लगा रखिए। अभी हम आगे जो अगला टॉपिक है ना, वो जब लेंगे इसी में फाइनेंस एंड उसका, तो उसमें मैं जिक्र करूंगा इसका, कि आपको अपने आप में बिजी रखना है, घूमने फिरने की आदत डालनी है, और साथी का साथ भी देना है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो कई बारी पत्नी पोते पोते के साथ ज्यादा बिजी हो जाती है, या उसको तकलीफ होती है, बीमारी होती है, वो उतना, या उसके शौक और आपके शौक मैच नहीं करते। तो ये समस्या आती है कि कौन किसका साथ देगा, कौन नहीं देगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी हॉबीज रखनी है, और अगर कोई हॉबी रख रहा है तो उसको इंकरेज करना भी जरूरी है। अब इसमें बहुत सारे हैं। अब मेरे को एक जैसे मजा आता है कि कई बार मैं इंस्टीट्यूशंस में चला जाता हूँ, लेक्चर ले आता हूँ, तो वो भी एक हॉबी है, और हर एक को ये मौके नहीं मिलते हैं। मुझे भी जितने में कई बार मेरी इच्छा होती है उतने नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आदमी अपने आप को इंगेज रखे, और ये
स्टेज जो है ये जल्दी ही 50 के बाद 60 के बाद इसको शुरू कर ले अपने आप को बिजी करना है। अच्छा, एक उम्र के बाद वेट कम होना शुरू हो जाता है, जैसे 50 के बाद हमने देखा है कि क्या मेटाबॉलिज्म की वजह से कि हाँ, इसमें ऐसा होता है कि देखिए कि एक तो बॉडी की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं और भूख कम लगती है, खाता कम है, और दूसरा आदमी थोड़ा डरता है, इसलिए भी खाना कम कर देता है कि मेरा वेट गेन ना हो जाए या और बीमारियां लग जाए। बाकी अगर रेगुलर हैं तो कई लोग फिट भी रखते हैं और कई लोग अपने आप को फिट करने के चक्कर में वेट लॉस कर लेते हैं और ज्यादा कर लेते हैं, जो नुकसानदेह होता है। नुकसान तो खैर क्या होना उसमें, लेकिन जब तक आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट पूरे मिल रहे हो वो नुकसान वेट लॉस कभी नहीं करेगा। ये जरूर कहूँगा कि न्यूट्रिएंट मिलना जरूरी है, यानी बॉडी को एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए, एक फैट चाहिए, लेकिन इनके साथ जुड़े जुड़े विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो आदमी नेचुरल सप्लीमेंट्स, और ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी एक स्टेज पे, अभी भी है कि मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करना, ये करना, प्रोटीन करना, पर मैं कहूँगा जो नेचर ने आपको दिए हैं सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, उनको यूज करिए और वो आपको सप्लीमेंट देंगे। और नेचर में एक जो चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रही है वो है मोरिंगा या सहजन की पत्ती, ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मान लीजिए पेड़ है और पेड़ से उस पत्ते को तोड़ते हैं, क्योंकि एक तो हमें मार्केट से मिल रहा है, दूसरा ये कि हम खुद उसे पाउडर बना रहे हैं। लाइक हमको पेड़ मिल गया, हमने पत्तों को सुखाया और उसको ड्राई करके और देन इनटेक करना शुरू किया, तो क्या वो उतना बेनिफिट करेगा जो हम आप मोरिंगा की बात कर रहे हैं? जी, मोरिंगा देखिए एक ऐसा पेड़ है, उसको समझना जरूरी है कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। उसको कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, वो अपने आप ही भाग लेता है बड़ी स्पीड से, बल्कि उसको काटना पड़ता है। अगर आप नहीं काटोगे ना तो वो बढ़ता जाएगा, 50-60 फुट तक चला जाएगा और ऊपर से आप पत्ते नहीं तोड़ पाओगे। हाँ। और दूसरा ये था कि जिस दिन हवा तेज चलेगी उस दिन वो टूट के गिर भी जाएगा और उसके बाद जड़ से भी उड़ जाएगा, उसकी जड़ भी मजबूत नहीं होती। बट इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। 70-80 चीजें उसमें आपको मिलती हैं, तरह तरह के अमीनो एसिड्स, विटामिन, ये वो। तो मैं तो उसको बहुत रिकमेंड करता हूँ, ताजी पत्ती तोड़ के खा लीजिए। और जो बने हुए हैं ये देखिए, पत्ती में इसलिए एक तरीका होता है कि इट शुड बी शेड ड्राइड, सन ड्राइड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ना हॉट ओवन में ड्राई होनी चाहिए, शेड में आप उसको सुखाइए, पत्तियों को टांग के, और वो सूख जाए, उनको झाड़ के उनको पाउडर बना दें। दूसरा होता है कि अगर आपके घर में पेड़ लगा है तो हरी पत्तियां ही डायरेक्ट, हरी पत्तियां देखिए, हर पत्ती में ना 90% 95% पानी होता है। कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने 100 ग्राम पत्ती तोड़ के खा ली, 100 ग्राम पत्ती तोड़ के खा ली, तो आपको मिली कितनी पत्ती? 30, 5% ही तो सॉलिड है उसमें ना, बाकी तो पानी था वो तो उड़ गया, ठीक है ना। या 8% हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। 10% में नहीं हो सकता, 10% में नहीं होता है। अब उससे अच्छा होता है मैं कि 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा पत्ती होती है, 100 अब मैं कहूँगा कि 100 मिलीग्राम भी आपका है, तो उससे अच्छा क्या होता है कि आदमी कैप्सूल फॉर्म या पाउडर फॉर्म में ले ले, क्योंकि वो ड्राइड है, उसमें से पानी निकाला गया। और मैंने कहा कि शेड ड्राइड होना चाहिए। जब शेड ड्राइड होगा तो आपने अगर 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट या कैप्सूल खा लिया है, तो आप सोचिए आपको कितनी क्वांटिटी एक बारी में मिल गई। और वो आप रोज खा सकते हो, वो आप सुबह शाम भी खा सकते हो। कि आप अपना इस चक्कर में कि मैं खुद अपने पेड़ से तोड़ के खाऊंगी, क्या इतना कर पाओगे? नहीं, छोड़ दो उसको। इतना कर लो ठीक है, जब मौका मिले कर लो, पर उसकी जिद नहीं करो। तो 50 के बाद मोरिंगा पाउडर लेना भी इम्पोर्टेंट है। यस, इट इज गुड। पहले भी ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट मीन्स देखिए, इम्पोर्टेंट जब आप कहते हैं तो एसेंशियल आ जाता है, एसेंशियल नहीं है, बट आई सजेस्ट इट्स वेरी गुड। कई फायदे हैं उसके। एक तो सस्ता बहुत है, दूसरा विटामिन बहुत है, प्रोटीन्स भी है उसमें, मिनरल्स भी है, रेयर एलिमेंट्स भी हैं उसमें, और सस्ता है। लेकिन एक चीज और है, इसमें फाइबर बहुत है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है
वो ना ले। वो ले इसको। अच्छा, कौन फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन? फाइबर है तो इसके 2 कैप्सूल सुबह ले ले, 2 शाम को। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिनको कब्जी है वो खाने से पहले ले ले, जिनको कब्जी नहीं है वो खाने के बाद ले ले बस। उसका फिर इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा थोड़ा खाने सा फर्क पड़ेगा, एक रफेज है ना। तो इसे आपका ये कहना है कि कैप्सूल फॉर्म में ले। हाँ, बेटर रहता है अगर आपको कहीं से। और अगर हम खुद ही मतलब जैसे व्यक्ति अब नहीं खरीदना चाह रहा कैप्सूल, मैं आपको अभी 4 सीड्स दे दूंगा, आप घर में जाके लगा लो, 3 साल तक आपका पेड़ बड़ा हो जाएगा, 8-10 फुट का। और फिर अपने आप सुखाओ और पाउडर बना के खा लो। पाउडर ज्यादा फायदेमंद होगा। पाउडर बना जो आप अपने आप बना रहे हैं वो ज्यादा फायदेमंद। अच्छा, वो पाउडर बनाने के लिए क्या वो उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली लीव्स होनी चाहिए या सभी चलेंगी? सभी चल जाती है, ऐसा इम्पोर्टेंट वाली नहीं होनी चाहिए, येलो नहीं होनी चाहिए, येलो नहीं, क्योंकि वो सारा उसका जो न्यूट्रिशन लीफ होती इतनी ज्यादा है उसकी। इससे वंडर प्लांट और अपने देश में है, काफी यूज होना चाहिए। हमारे पास है लेकिन हमें पता नहीं है। हम हमें पता है, हम यूज नहीं करना चाहते। हम जो केमिकल्स लिखते जाते हैं, बहुत लोग तो सिर्फ इसलिए खाते हैं कि चलिए वो सांबर में डल रहा है तो खा लिया। तो ड्रम स्टिक है वो, ड्रम स्टिक है वो, लीफ नहीं है। मैं लीफ की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो ड्रम स्टिक भी तो फायदा करता है। ड्रम स्टिक का अलग फायदा है, उसमें वो है, लेकिन लीव्स के अलग फायदे हैं। ड्रम स्टिक का फाइबर आप खा नहीं पाओगे, इतना हार्ड हो जाता है वो। अच्छा, आपने देखा ना वो सांबर के बीच में से आप धागा निकाल देते हो। हाँ, तो फाइबर तो निकल गया ना उसका। ओके, तो बेहतर है कि आप लीफ पे ज्यादा डिपेंड का रोल लीफ का है और ड्रम स्टिक का रोल अपना है। ड्रम स्टिक टेस्ट के लिए भी होती है, ड्रम स्टिक फायदा भी है। किसी बीमारी के लिए भी फायदेमंद है? ऐसा अभी तक कोई खास एविडेंस आया नहीं। बस फिट रहने के लिए ठीक है। फिट रहने के लिए। और एक देखिए, आप सस्ते से सस्ता मल्टीविटामिन कैप्सूल भी एच कंपनी के ले लें तो वो 20-25 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, इतने का तो मिलेगा ही। 100 का भी हो जाता है। आप ये मोरिंगा के कैप्सूल लोगे ना तो आपको जल्दी 2-2.5 रुपए के मिल जाएंगे। अच्छा, और वो बेनिफिट भी करेंगे। तो बेस्ट ये वाला है, नेचर भी है। ओके। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, फाइनेंस की। हमारी मेंटल तो हो गया, मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। अब हम आते हैं फाइनेंस पर। तो फाइनेंस में फाइनेंस जो है वो किस तरीके से व्यक्ति को और ज्यादा जल्दी बूढ़ा कर देता है, कमजोर कर देता है, बीमारियों की चपेट में ला देता है? फाइनेंस एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दूंगा जैसे आपने दिए। फाइनेंस सबको स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है, फाइनेंस सबको वीक भी कर सकता है। आपने सारी उम्र अपनी पीएफ और ग्रेचुटी इकट्ठी की और जब आप रिटायर हुए, आपके बच्चों ने आपकी सेवा की और आपने, बेटे तू ये ले ले मेरे से, मैं इसका क्या करूंगा, तू अपना बिजनेस कर। बेटे ने बिजनेस किया या अपना कुछ प्रॉपर्टी बनाई या कुछ है, और उसके बाद जब तक अगर उसने प्रेम से आपको रखा या नहीं रखा, अब नहीं रखने की स्थिति में भी आपको बहुत बड़ा झटका लगता है कि अब आप क्या करोगे। एक शॉक होता है, डिप्रेशन आता है, गुस्सा भी आता है, कोर्ट केसेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। और दूसरा ये है कि बच्चा आपका ध्यान रख भी रहा है, लेकिन उस परिवार से किसी ने आपको कुछ ऊंच नीच वाली एक भी बात कह दी, 2 कह दी, तो आप उसको दिल से लगा के बैठे होंगे। मैंने तो इतना किया और मेरे को ऐसे मेरे को देखो क्या बोल दिया बहू ने या बेटे ने क्या बोल दिया है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो अपना सारा पीएफ और ग्रेचुटी जितना फंड मैंने सेविंग इकट्ठा किया, पूरी मेहनत तो मैं एक सलाह तो सबको देता हूँ कि प्लीज डोंट सरेंडर योर ओल्ड एज सेविंग्स टू योर चिल्ड्रन। यू मे विल फॉर इट, यू मे यूज इट, बट आप उनको अपने जीते जी उनको मत दो। आपकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। आपके बच्चे बहुत अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा आपके बच्चे खराब है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वक्त कब क्या कराता है ये नेवर नो। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं खुद 70 का हूँ, तो अक्सर फोन आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ डायलॉग उस तरफ जाए, तो अक्सर जो फोन आते हैं कि ये स्कीम वो स्कीम, तो पहले तो शुरू में मैं गुस्सा करता था, आज से कई साल पहले, अब मैं हंस देता हूँ। तो मैं क्या, बच्चे मैं सेविंग नहीं करता हूँ, नहीं करनी चाहिए, बट क्यों करनी चाहिए, नहीं बच्चों के काम आएगी। मैं क्या, बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, अब मैं उनकी सेविंग की चिंता क्यों करूंगा। अब तो मैं खर्चा करूंगा अपने पे, और अपने पे खर्चा करने में जो डिप्रेशन दूर होता है ना, जो मजा आता है, तो वो करना चाहिए।
अच्छा, अपने पैसे को व्यक्ति आजादी से खर्च कर Yes. सकता है, उसे ये नहीं है कि मुझे कोई बोलेगा। अब बच्चे आप के पास करिए। जाकर के कहेंगे कि देना भाई, थोड़े पैसे दे दो, जरूरत है, कि क्यों, किस लिए, क्या करना है। आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, आपको बुरा लगेगा। हाँ हाँ, कि भैया ये तो दे ही नहीं रहा, और आप टेंशन और परेशानी में आ जाएंगे और वो बीमारी की वजह बन जाएगी। अपना पैसा अपने पास रखिए, एंजॉय करिए, अपने पे खर्चा करिए। सेविंग बहुत जरूरी है। सेविंग जरूरी है, सेविंग सिक्योर रखना भी जरूरी है, और सही स्कीम्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन ये सब आपको 60 से पहले करना है, 60 के बाद नहीं करना है, 60 के बाद खर्चा करना है, एंजॉय करना है। हमने तो कह दिया है, जितना कमाया 25-50% तो अपने पे खर्च करके जाऊंगा। सही बात है। ये जरूरी भी क्यों है। ना करूं, मुझे बताइए, क्यों ना मेहनत की है, क्यों ना करूंगा। मैं बाकियों को भी ये सलाह देता हूँ। ठीक है, हर एक की लेवल अलग होते हैं, हमसे बहुत रिच लोग भी बैठे हैं, हर एक का अपना एक शेयर होता है जो करना है। लेकिन इतना याद रखिए कि आपको अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, बच्चों ने अपनी जिंदगी एंजॉय करनी। आपकी ड्यूटी थी उनको पढ़ाना, वैसे चिड़िया की ड्यूटी होती है बच्चों को उड़ना सिखाना और दाना खाना। जब वो पिंजरे से, अपने घोंसले से उड़ के बाहर चले जाते हैं बच्चे, चिड़िया उनकी परवाह नहीं करती, ना बच्चे परवाह करते हैं। वापस आके कभी चिड़िया को, किसी बच्चे को देखा माँ से मिलने आ रहा है, लेकिन माँ उनको तब तक पढ़ाती है। ये एक बेसिक एनिमल वो है, इंस्टिंक्ट है, जो चलती है और जो चलती रहेगी। अच्छा, व्यक्ति की जो चाह है कहीं ना कहीं वो भी परेशान करती है कि पैसा है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, अब मुझे ये चाहिए, वो उसके लिए स्ट्रेस ले रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। यहाँ पे ना उसका ये जो एजुकेशन और धर्म का ज्ञान और बाकी चीजें समझ में आनी चाहिए उसको। और जरूरत से ज्यादा किसी चीज को, अब मैं कहूँ जी मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे क्यों चाहिए बड़ी गाड़ी? मैं तो छोटी सी अपनी गाड़ी लेके घूमता रहता हूँ, उसी में खुश हूँ, क्योंकि भीड़ में वो सबसे आगे निकल जाती है। मेरा ट्रैफिक में जो टाइम वेस्ट होना कम होता है। नहीं, उनके साथ ज्यादा होता है जो नंबर 1 आते हैं, उनको ये लगता है कि नंबर वन हर चीज में नंबर 1। देखिए, हर चीज में नंबर 1 एक ऐसी चीज है जो डिस्टर्ब करती है, और ये तो मैं कहूँगा किसी को नहीं होना चाहिए। एक, हर एक चीज में नंबर 1 आने की कोशिश नहीं करिए। दूसरा, लाइफ में फेलियर जो है वो 60 पे नहीं सीखनी। फेलियर तो आपको 15 साल, 16 साल, 10 साल, 18 साल, 20 साल भी सीख लेनी चाहिए। कि एक फेलियर का झटका तो आदमी को सीख लेना चाहिए, तभी तो आदमी 60 के झटके की जरूरत महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उस समय उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतना एफर्ट नहीं लगा सकता कि वो अपने आप को अब संभाल सके। 14-18 में पेरेंट्स भी मदद कर देते हैं, होता ही है। स्कूल में एक साल में बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरे साल में बच्चा नीचे चला जाता है, लिस्टों को मस्ती की है उसने। लेकिन पढ़ाई के नंबर का जिंदगी की सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी की सक्सेस जो आपकी पढ़ाई है, बिजनेस करके दो, एक बार सीख लो। नॉलेज, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर बिजनेस, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, तो जरूरी ये है कि जरूरी है। और यहाँ पे एक पीछे कागज लगा है, फेड हो गया है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हमें अपनी कमी खुद लिखनी है, ये सबसे मुश्किल काम नहीं है। नहीं, मुश्किल तो है, पर वो इंट्रोस्पेक्शन या करना या अवलोकन करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। आपकी गलती दूसरे देख के हंसे, वो ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन आप अपनी गलतियों को निकालेंगे कैसे? हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम गलत हैं। तो थोड़ा सोचना पड़ता है, और यहीं से आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो। आपके साथ आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको बता सके। तो जो बताएगा उससे तो लड़ाई हो जाएगी। ये तो आपका एटीट्यूड है कि आप सुनने की शक्ति ही नहीं रखते, और बताने वाले का तरीका भी होता है कैसे बताता है। मेरे पास तो लोग आते हैं, हाँ, मेरे को अपनी कमी ढूंढने में दिक्कत लगी है, पर लोगों को तो मैं प्यार से समझाता हूँ, और जिसको समझाता हूँ उसको बुरा नहीं लगता है। ये कहने का एक तरीका होता है। जैसे मेरे को अपने इंटरव्यू में भी कई बातें मैंने सडनली टोक के मैंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगेगा, वो शब्द बुरे लगेंगे। हाँ, ये बच्चों वाली बात जो मैंने कही है, इस पे हो सकता है कुछ लोगों को एतराज हो, क्योंकि कुछ लोग इस पे बहुत रिजिडली चल रहे होते हैं कि हमें बच्चों के लिए ये करना है। लेकिन याद रखिए, चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर चला जाता है, वो मुड़ के वापस नहीं आता है। और वो भी ये कहा जाता है, और यहाँ तो आदमी तो ये है कि हमने तो पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जो विदेश बच्चों को भेज देते हैं, और फिर वो बच्चे माँ को 1 वे टिकट भेजते हैं
कि घर में डिलीवरी होने वाली तो आ जा, क्योंकि वहां पे आया में नहीं मिलती है। और फिर ये चली जाती है पति को छोड़ के 3 महीने के लिए, 6 महीने के, प्रोफेशनल है, 3 महीने 6 महीने के लिए वहां जाके आती है। फिर जब उनकी इच्छा होती है तब रिटर्न टिकट बुक करते हैं। और वो प्यार में करती है कि बच्चा है हमारा, वो ड्यूटी समझती है। वो तो इंडियन मदर्स की तो आदत ही होती इंडियन है। नहीं सबकी है, पर इंडियन से कुछ ज्यादा हमको हाँ, मातर तो ममता ये सब ज्यादा सिखाया है, पर चलता है। लेकिन यहाँ पे अब एक एस्पेक्ट तो ये होगा कि वो गई, नहीं एक पिता और स्ट्रांग हो जाता है और अपने। दूसरा एस्पेक्ट होता है ये पीछे बेचारा जो अकेला बैठा है, ये क्या करेगा? या किसी क्लब में जाके दारू पिएगा, या किसी आश्रम में जाके कीर्तन करेगा, या घर में डिप्रेशन में जाएगा, या टीवी में सीरियल देखता रहेगा, या क्या करेगा बताइए? किसी के साथ घूमने जाएगा और साथी बनाएगा क्या जिंदगी में? और अगर कोई नया साथी बना लिया और वापस आके झटका लगा तो फिर क्या करोगे? मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। तो आदमी लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कि आदमी बैलेंस के साथ ही चले, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मुझे जहां तक लगता है कि आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, तो सबसे ज्यादा बीमारियों की चपेट में मेल का रेशो होता है या फीमेल का रेशो होता है? बराबर है, फीमेल आती कम है, मेल ज्यादा आते हैं। अपनी बीमारी को छिपा लेती है या सेक्रीफाइस कर देती है। एक लेडी को तो मैंने एग्जांपल में उसको आगे भी दे चुका हूँ, उसको बहू की डिलीवरी हो रही थी। मैंने कहा मिसेज जैन इधर आओ जरा, डिलीवरी हो जाए। मैं कहा पहले आप अपनी सेहत बताओ, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ठीक नहीं हो। हाँ नहीं, मुझे कल रात से पेट में दर्द हो रही है, बट शी विल नॉट टेल, क्योंकि उन्हें अपनी बहू का दर्द, क्योंकि वो माँ है। लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझता। अब इसी परिवार का किस्सा बिना नाम लिए बता रहा हूँ, जैन तो मैंने बोल दिया है। बच्चे इस बात के लिए लड़ रहे थे कि मेरी बहू की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उसमें खर्चा बाप ने दिया था, और दूसरे बहू की सिजेरियन से हुई तो उसका खर्चा भी बाप ने दिया। तो वो कहा जो बैलेंस है वो मुझे दे दो आप। मतलब मेरी नॉर्मल हुई तो कम लगा और जो उसमें ज्यादा लगा तो आप वो दीजिए, जो बैलेंस मुझे दे दो। भाई तो अपने बहू की, अपनी वाइफ की डिलीवरी का पैसा खुद खर्च कर, ये कौन सा तरीका है कि तो बाप से मांग रहा है कि मुझे दे दो। इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो देखिए मैंने एज ए डॉक्टर, मैंने सोसाइटी में, अभी तो मैं कम इंटरेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत इंटरेक्ट किया है, मैंने देखा है। नहीं ऐसा आपको इससे पेनफुल एक्सपीरियंस जिनको याद करके दुख होता है इंसानियत पे। सीजेएचएस के मरीज अपने माँ बाप को भर्ती करके गायब हो जाते हैं, पैसा गवर्नमेंट ने देना है, गवर्नमेंट परेशान है, इतना बड़ा बिल क्यों बना दिया है 70 साल के आदमी का, 80 साल के आदमी का। तो वो बीमार है तो बनेगा ही। अब वो पर बेटा बहू देखने तो आए, उसके बेटियां देखने तो आए, उसको तो 6 दिन तो आते नहीं है। हाँ। तो ये तो खैर मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, जो मैंने देखा आईसीयू में रह के। और नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि महिलाएं जो होती हैं ना, औरतें जो होती है, उनको ये देखा है कि बच्चों के लिए, पति के लिए वो स्टार्टिंग से डेडिकेटेड बहुत होती हैं। अपना खाना नहीं खाएंगी, उनको खिलाना है, उनका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। वो 10 बजे उनका नाश्ता है तो नाश्ता करना है, अपना नहीं पता कि हमें कब नाश्ता करना है। हमारे बच्चे का हो गया, अच्छा बच्चे को स्कूल से लाने का टाइम है, अब उनका खाना बनाना है, खुद के लिए समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी का कारण होता है, और ये फीमेल्स को समझना चाहिए कि आने वाले 50 के टाइम पे ये एक बैलेंस होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह अपनी पोतियों को छोड़ने रोज स्कूल जाता हूँ, मेरे को ड्यूटी है, इट्स वेरी प्लेजेंट ड्यूटी, ठीक है ना। कभी एक आध दिन नहीं होता तो मैं बताया था, धंधे में अरेंजमेंट्स, पर हर चीज का एक बैलेंस होना जरूरी है। आपको कहीं मैं अपने सारे काम छोड़ के मोहल्ले के बच्चों को सबको छोड़ने जाऊं, लेने जाऊं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह माँ को भी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी, अपनी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करेगी, बताएगी नहीं। उस लेडी के अपेंडिक्स निकला था जिसका मैं बता रहा था, पेट में दर्द था, पेट में दर्द था, रात से लेके घूम रही है। मैं उसकी शक्ल देखी, क्योंकि मेरी आदत है मरीज का शक्ल देख के तो पहले बीमारी बता देते हैं। बताओ या नहीं पता तो चलता कि नॉर्मल है कि नहीं है।
एक देखने की जरूरत होती है। हम्म। ठीक है, ये फेस से, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना हाँ, तकलीफ। ये इस केस में तो और भी इंटरेस्टिंग वाकया हुए थे। तो ये आदमी को बाद में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी कैंसर हो गया था और बीपी बढ़ गया था। बीपी बढ़ गया था तो वो परेशान था ये बच्चों की इन्हीं हरकतों से। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं एक काम करो, हरिद्वार में जाके फ्लैट ले लो, यहाँ से भाग जाओ तुम, क्योंकि इस माहौल में आपको तकलीफ रहेगी। इलाज तो कराओ, पर ये जो बीपी और ये टेंशन है। वाकई आदमी 6 महीने बाद आया, कहता डॉक्टर साहब मैं सुखी हूँ, मैं हरिद्वार चला गया, बीच बीच में आता हूँ, बच्चों को मिल जाता हूँ। तो जो बात मैंने मजाक में कही थी उसने एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दी, एंड ही टोल्ड मी ही इज हैप्पी नाउ। अच्छा, आपने जब हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ था तब आपने बताया था कि पोस्चर को सही करने, जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं जिनका ये सही नहीं है, उसके लिए आप बता रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए ताकि जो देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट। नहीं, वो ग्रे कलर का जो पड़ा ना, देखिए मैं कंपनी का ब्रांड नेम नहीं दिखाऊंगा, अमेजोन पे मिल जाता है। ये बेल्ट है, बड़ी अच्छी लगी मुझे, थोड़ी सी देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, पर ये जब आप बांधते हैं ना, तो ये हिस्सा जो है आपकी पीठ को सीधा रखता है और ये हिस्सा आपके कंधों को पीछे खींच लेता है। तो आप ना चाहते हुए भी ऐसे स्ट्रेट होके अकड़ के बैठोगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये और जब हम इससे अच्छा एक्सरसाइज है अपना पोस्चर ठीक करें, ये एक यूजफुल डिवाइस है और मिल जाती है इजीली। अच्छा, तो ये जो भी चेयर पे बैठ के काम के लिए भी अच्छी है और अच्छी। अच्छा, ये बताइए जैसे कि हम जब रिलैक्स होके बैठते हैं तो डाउन हो जाते हैं कि हम रिलैक्स हैं, और जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पेन कर रहा है, बट ये है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक मतलब फॉर्मल तरीके से बैठे हुए हैं कि हम सीधे दिखें, स्ट्रेट दिखें। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेट होके ही बैठें? क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं तो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, ये कंधे झुकने शुरू हो जाते हैं। आपने कहा कंधे मत झुकाने चाहिए। कंधे आप जब किसी मीटिंग में हो, पार्टी में हो, सीधा तो रहना चाहिए। एकदम ऐसे करके बैठे हो, स्लाउच करके सोफे में बैठे हो, तो जहाँ पे आप पार्टी में गए हो क्या अच्छा लगेगा? इम्पैक्ट के तौर पे देखें तो गलत है, अगर बॉडी के अपनी सेहत के हिसाब से देखें तो भी गलत के हिसाब से आपको टोन बना के रखनी है बॉडी की, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आप इंटरव्यू खत्म होता है तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। अच्छा कि कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने दिखाई दिया आपको जी। डॉक्टर भगत, आपने हमें 50 के बाद महिलाओं और पुरुषों को क्या करना चाहिए इस बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि कौन कौन से टेस्ट बहुत जरूरी हैं, महिलाओं के लिए कौन से टेस्ट जरूरी हैं, कौन सी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए पहले से क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने अगर जो आपके पर्सनल अपने डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका सडनली वेट कम होने लगे तो ये इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि वो किसी गंभीर बीमारी की ओर आपको लेकर जा रहा है, तो वो ध्यान रखना है आपको। सो आपने अपना, मैं लास्ट में कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा, जिन लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम है और जिन लोगों को कैटरेक्ट प्रॉब्लम है, प्लीज नाइट में ड्राइविंग नहीं करें। ओके। और हेयरिंग का तो ठीक करना बहुत जरूरी है कि हेयरिंग से क्या होता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, दूसरा बोल रहा है, एक बारी बोलेगा, दूसरी बारी और जोर से बोलेगा, तीसरी बारी चिल्ला के बोलेगा, चौथी बारी चिढ़ के बोलेगा, फिर झगड़ा होगा। अच्छा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। हाँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हॉर्न वगैरह सुनाई देने चाहिए। और विजन के लिए जरूरी है कि आपके आसपास जो व्हीकल आ रहे हैं, तो एक होता है एक्यूटी विजन, सामने क्या है, एक होता है फील्ड ऑफ विजन। जब आपका फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। और फील्ड ऑफ विजन के लिए आपका हियरिंग, फील्ड ऑफ विजन के लिए तो आपको अपने को और आईज की जो मूवमेंट वगैरह ये सब, और फील्ड ऑफ विजन नॉर्मली अच्छा खासा होता है। आप देखिए ना, आप सामने देख रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे जो उंगली हिल रही है दिख रही है। आप यू कैन, हाँ, नहीं मुझे ये भी पता चल रहा है कि हाँ इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, इस तरफ कुछ है। और ये ओल्ड एज में ना कई बार ये प्रॉब्लम आती है, रेटिना की प्रॉब्लम आती है, तो हम स्ट्रेट ही देख पाते हैं। स्ट्रेट तो देख लोगे, साइड पे नहीं दिखता, कईयों को सेंटर में नहीं दिखता है रेटिना की वजह से।
तो बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ईश्वर भी अपना खेल खेलता रहता है जहाँ भी समय है, के साथ चीजों को जहाँ पूरा भी है करते वो। और बाकी ठीक है, अपना ध्यान रखे हर कोई अपना। और 50 के बाद मेडिटेशन जरूरी है, सोने के लिए कई बार जरूरत पड़ जाती है, जागने के लिए। नींद की गोली खा के मैं सोने की कोशिश जो अक्सर लोग डाल भी लेते हैं, पर वो दिक्कत करती है, तो अगला दिन फ्रेश नहीं होता है। अच्छा, एक जो सवाल मेरा रह गया, वैसे मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट था पूछना, कि व्यक्ति सोता तो है लेकिन जब मॉर्निंग में उठता है तो वो थका हुआ रहता है। उसका कई कारण हो सकते हैं। एक होता था कि शुगर रात को लो हो गई है, दूसरा है एक कुछ लाइफ में एम्बिशन है जो पूरी नहीं हुई, या कोई ऐसा हादसा पिछले दिन हुआ है जो मेमोरी उसकी साथ याद तक जाती रही है, ठीक है ना, या किसी ने कुछ कहा है वो आपको कौन नहीं जा रहा है, तो वो मॉर्निंग में आप थके हुए फील करेंगे, यू डोंट फील फ्रेश। बट ये तो वो हमेशा बाकी कहते हैं कि रात को सो तो अपनी पिछले दिन की सारी मुसीबतें वहीं छोड़ के सो, अगले दिन सुबह फ्रेश रहो। कहते तो कहना आसान है, पर टाइमिंग क्या होना चाहिए? टाइमिंग आपका है, खाने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और खाना कितने बजे तक लास्ट खा लेना चाहिए? जैनियों की बात मानो तो सूरज डूबने से पहले खा लो, पर संभव नहीं होता मॉडर्न लाइफस्टाइल में, फिर भी कहूँगा 8 बजे तक खा लेना। लास्ट खाना खा लेना चाहिए, 10 बजे तक आपको बेड, 10-11 बजे 11 बजे तक सो जाना चाहिए, और सुबह सूरज उगने के साथ साथ 5, 5:30 बजे, 6 बजे, मतलब उगने के साथ साथ ही हमें भी उग जाना चाहिए। जैसे सुबह की सूरज की रोशनी देखी, हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं, वही सबसे अच्छा है। विज्ञान भी कहता है मॉर्निंग, अगर सनराइज देखा आपने तो आप बहुत कुछ देखते हैं फिर लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे चैनल को दिया और इतनी सारी जानकारी दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।